नमस्कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। आइए फटाफट देखते हैं कि इस महीने क्या खास हुआ। तो इस महीने ऐसा क्या क्या हुआ फिनटेक की दुनिया में, फाइनेंस में और तो और हमारे जीव जंतुओं के लिए भी, जो आपके एग्जाम के लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए एक एक करके इन पांचों बड़ी अपडेट्स को समझते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। देखिए, हम फिनटेक अवार्ड से शुरू करेंगे, फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिले नए स्टेटस को देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि 16वें वित्त आयोग की डेडलाइन क्यों बढ़ी, महाराष्ट्र के नए ब्लू फ्लैग बीचेस कौन से हैं, और आखिर में भारत की पहली रेड लिस्ट के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, आखिर में क्विक रिवीजन तो बनता ही है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2025 की। ये अवार्ड्स हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान दिए गए, जो कि फिनटेक इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। जरा सोचिए कितना बड़ा इवेंट होगा ये। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जिसे GFF भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंस है। और गर्व की बात यह है कि ये हमारे मुंबई में हुआ, और यहीं पर फिनटेक की दुनिया के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब मिला यूबी को। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर रही उपासना टाकू और यशिश दहिया। सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, बेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड व्हाट्सएप को मिला है, और बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन का अवार्ड पेटीएम को। ये नाम और इनकी कंपनियां दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े अपडेट पर, जो जुड़ा है हमारे डिफेंस सेक्टर से। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL की, जिसे हाल ही में एक बहुत ही जरूरी स्टेटस मिला है। तो HSL को मिला है मिनी रत्न का दर्जा। लेकिन ये मिनी रत्न है क्या भला? देखिए, ये सरकारी कंपनियों यानी CPSEs के लिए एक तरह का टैग है। ये उन कंपनियों को मिलता है जो लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फाइनेंशियल आज़ादी। मतलब उन्हें बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। अब देखिए, मिनी रत्न में भी ना 2 लेवल हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कैटेगरी 1 के लिए कंपनी को लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहना होता है, और किसी एक साल में कम से कम 30 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट दिखाना होता है। इन्हें 500 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती है। वहीं कैटेगरी 2 के लिए लगातार 3 साल का प्रॉफिट और एक पॉजिटिव नेटवर्थ काफी है, और इन्हें 300 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की आज़ादी मिलती है। अगला टॉपिक तो ऐसा है जो इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, फिनेंस कमीशन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले तो ये नंबर आर्टिकल 280, इसे तो जैसे भी हो दिमाग में बिठा लीजिए। संविधान का यही वो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाने की शक्ति देता है। ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार आया है कि इसे भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो असल खबर क्या है? इस टाइमलाइन से सब साफ हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग को बनाया गया था 31 दिसंबर 2023 को। पहले इन्हें अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देनी थी, लेकिन अब सरकार ने उन्हें 1 महीने का और समय दे दिया है। तो नई डेडलाइन है 30 नवंबर 2025। और हाँ, अध्यक्ष का नाम अरविंद पनगड़िया। ये नाम बहुत जरूरी है। ये नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी थे। इनके अलावा जो बाकी सदस्य हैं उन पर भी एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेते हैं। जो पिछला कमीशन था ना, 15वां वित्त आयोग, जिसके चेयरमैन NK सिंह थे, उन्होंने सिफारिश की थी कि केंद्र के टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि अरविंद पनगड़िया का कमीशन इस आंकड़े को बढ़ाता है, घटाता है या उतना ही रखता है। चलिए अब इकोनॉमी की भारी भरकम बातों से निकलकर चलते हैं पर्यावरण की एक शानदार खबर की तरफ। भारत के साफ सुथरे और खूबसूरत बीचेस की लिस्ट अब और भी लंबी हो गई है, और इस बार सारी गुड न्यूज महाराष्ट्र से है। जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 नए बीचेस को महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ये इको टूरिज्म के लिए वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और इन 5 को मिलाकर इंडिया का टोटल स्कोर अब हो गया है 18। भारत में अब कुल 18 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। ये दिखाता है कि हम अपने समुद्री तटों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कितने सीरियस हैं।
अब ये ब्लू फ्लैग का टैग मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे डेनमार्क की एक संस्था देती है जिसका नाम है FEE, और इसके लिए 33 बहुत ही सख्त पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। पानी की क्वालिटी से लेकर सुरक्षा और साफ सफाई तक सब कुछ टॉप क्लास होना चाहिए। और अब आते हैं आज की आखिरी लेकिन शायद सबसे ऐतिहासिक खबर पर। ये भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। सोचकर देखिए, भारत 1969 से IUCN का मेंबर है, पर इतने सालों में ये पहली बार हो रहा है कि भारत अपनी खुद की नेशनल रेड लिस्ट पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। और ये खास मौका होगा अबू धाबी में होने वाली वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का। तो ये रेड लिस्ट काम कैसे करती है? सिंपल है। ये प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे के हिसाब से अलग अलग बक्सों में डालती है। एक तरफ है लीस्ट कंसर्न, मतलब जिनकी चिंता अभी कम है, और दूसरी तरफ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, मतलब जो या तो विलुप्त होने की कगार पर है या हो चुके हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किन प्रजातियों को बचाने पर फौरन ध्यान देना है। जैसे कि समुद्री गाय, जिसे डुगोंग कहते हैं, वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। और भारत का ये कदम इतना जरूरी क्यों है, ये आंकड़ा सुनिए। भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। इसका मतलब है कि दुनिया की करीब 8% प्रजातियां हमारे देश में हैं। तो जाहिर है, जब भारत अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए अब एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। फिनटेक अवार्ड्स में यूबी और व्हाट्सएप का नाम जरूर याद रखें। मिनी रत्न में कैटेगरी 1 के लिए 500 करोड़ और कैटेगरी 2 के लिए 300 करोड़ की लिमिट। 16वें वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 और चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। भारत में अब कुल 18 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं और IUCN की 9 श्रेणियां और भारत की पहली नेशनल लिस्ट, ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। और जाते जाते एक सवाल। हमने आज डिजिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इको टूरिज्म और बायोडाइवर्सिटी, इन सब पर बात की। सुनने में ये सब कितना अलग अलग लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या ये सारे धागे मिलकर आने वाले दशक में भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य की एक ही तस्वीर नहीं बुन रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।